हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी 2020 प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसको हम एक बार फिर से डिकोड करेंगे। इस सिलेबस में आप देख सकते हैं, ये आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीलिम्स का सिलेबस। एमपीपीएससी 2020 की जो प्रीलिम्स का सिलेबस है इसमें कुल मिला के 10 यूनिट हैं। इसमें जो पहली यूनिट है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, इसमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर रखी हैं। इसके लिए मेरा पुराना वीडियो आप रेफर करिएगा, जिसको मैं लिंक नीचे शेयर कर दूंगा, या तो उसकी जो स्क्रीन है इस वीडियो के अंत में पॉपअप कर दिया जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं। यू कैन सी दैट थिंग। तो ये हमने डिकोड कर रखा है, तो इसको दोबारा हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। आज डिस्कस करेंगे सेकेंड यूनिट के बारे में। डिस्कशन है भारत के इतिहास पे। तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आज इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, पढ़ाई करते वक्त एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है प्रोडक्टिविटी। मतलब आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया होती है जहां से क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे आते हैं, आपको उसी एरिया में बार बार स्ट्राइक करना होता है, क्योंकि सलेक्शन का एक बेसिक फाउंडेशन है कि आपको ये पता होना चाहिए क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, तभी जाके आप एग्जाम के पहले, क्योंकि एग्जाम के पहले यदि आप ये सोचें सारी किताब आप याद करके जाएंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो जो इंपॉर्टेंट एरिया है यदि आप उस पर बार बार स्ट्राइक करें तो आपके सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। इसलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ना चाहिए। भारत के इतिहास की बात करें तो यहां से तकरीबन आपको एग्जाम में यहां से 10 क्वेश्चन मिलने की संभावना है। तो यू विल गेट अप्रॉक्स 10 क्वेश्चंस। यहां से आपको लगभग 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, क्योंकि हिस्ट्री का पोर्शन हमेशा 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब देखिए, यहां पर हिस्ट्री में 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक है एंशियंट और मेडिवल और मॉडर्न। अब देखिए, इसमें लिखा है प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं एवं उनकी प्रशासनिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्थाएं। वेल देखिए, इसमें जितने भी इवेंट्स हैं, जितने भी वॉर हुए हैं, या कुछ महत्वपूर्ण, जैसे पूछा जा सकता है आप लोगों से गज बेटकरा किसको बोलते हैं, या पूछा सकता है कि आपसे वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है कि आपका जो हमारा एक विजयनगर एम्पायर है, कृष्णा और तुंगभद्रा के द्वाब में फला फूला, हरिहर और बुक्का का इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो प्राचीन और मध्यकालीन भारत में आपको बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस करना है, यदि मैं आप एंशियंट मध्य प्रदेश की बात, एंशियंट इंडिया की बात करूं, यदि एंशियंट इंडिया की बात करें, यदि हम प्राचीन भारत की बात करें, तो ये पोर्शन में पढ़ना कहाँ से है। आप इसके लिए बेस्ट किताब है लूसेंट। लूसेंट प्रेफर कर सकते हैं। आप बोलेंगे लूसेंट में तो बहुत कुछ दिया, याद नहीं हो रहा है। आपको पहले स्टेज में याद नहीं करना है, बार बार आप देखते रहे, धीरे धीरे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ याद हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपको पढ़ना है लूसेंट में स्पेशली इंडस वैली साइट्स। इंडस वैली साइट्स में आपको पता होना चाहिए कौन सी साइट कहाँ पे है, बिकॉज ये सिलेबस में भले नहीं पूछा गया है, लेकिन इंडस वैली साइट्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट में क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि आपसे पूछ लिया कि कौन सी साइट कहाँ पे है, जैसे पूछ लिया मोहनजोदड़ो कहाँ पे है, आपसे पूछ लिया लोथल कहाँ पे है। लोथल कहाँ पे है? लोथल आपके गुजरात में। आपसे पूछ लिया कालीबंगा कहाँ पे है, कालीबंगा है आपके राजस्थान में। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछे जा सकते हैं। सुरकोटडा कहाँ पे है, तो सुरकोटडा आपके गुजरात में है। तो ये चीज़ें जो हैं, आपको कौन साइट कहाँ पे है, तो पहली बात तो आपको याद रखनी है। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं घुसना है। यदि आप डीप में घुसेंगे तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन मुश्किल से आपको एंशियंट और मेडिवल दोनों को मिला दें, तो यहाँ से क्वेश्चन मुश्किल से 3 क्वेश्चन आएंगे दोनों को मिला के। ठीक है, 3 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आएगा, बहुत खींचेगा तो 4 क्वेश्चन। तो इतना भी टाइम आप बर्बाद मत करिएगा, मतलब उस हिसाब से वाइजली टाइम को इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे जो साइट्स हैं, पहली बात तो आपको ये पढ़ लेना है इंडस वैली साइट्स कौन कौन सी हैं। दूसरा, यहाँ पे जो महाजनपद हैं, जो महत्वपूर्ण महाजनपद हैं, उनके बारे में पढ़ लीजिएगा, किनकी राजधानी क्या है। सारे 16 महाजनपद नहीं पढ़ने हैं, वो महाजनपद को ज़्यादा फोकस करेगा जो सबसे इंपॉर्टेंट थे और जो सबसे ज़्यादा पावरफुल थे। और मध्य प्रदेश के जो महाजनपद हैं, ठीक है, अवंती है, छेदी है, इनको आप पढ़ लीजिएगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो महाजनपद वाला पोर्शन पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा जैसे कुछ डायनास्टीज़ हैं, ऐसे हरेक वंश उस समय बुद्धा के टाइम में था, बुद्धा के टाइम में, तो इनको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म पढ़ना है, लेकिन इतना डीप में नहीं पढ़ना है। जो इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हैं पढ़ना है। जैसे आप पूछ सकते हैं लॉर्ड बुद्धा कौन से वंश के थे, उनकी माँ कौन से वंश की थी, है ना, समथिंग लाइक दैट। कौन सा हीनयान और महायान जो बने वो कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल में बने, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में आपको पता होना चाहिए, कनिष्क के टाइम में बनाए गए। पूछा जा सकता है आप लोगों से कौन से बुद्धिस्ट काउंसिल में चेयरमैन कौन था, कौन से बुद्धिस्ट काउंसिल को किसने पैट्रनाइज किया या किसने ऑर्गेनाइज किया। जैसे फोर्थ की बात करें तो कनिष्क ने ऑर्गेनाइज किया, जहाँ पे महायान और हीनयान 2 अलग पार्ट में डिवाइड हो गए। थेरावद क्या है, थेरावद कहाँ प्रैक्टिस होता है, तो याद होना चाहिए थेरावद जो है
जो आपका श्रीलंका है वहाँ पर जो बुद्धिज़्म है वहाँ पर प्रैक्टिस होता है। हीनयान और महायान में क्या चीज़ें होती हैं, तो ये बहुत बेसिक चीज़ें पूछा जा सकती हैं। जैनिज्म में पूछा सकता है ऐसे क्वेश्चन। पहले तीर्थंकर, तो जैनिज्म में आप हिम्मत करेगा सारे के सारे तीर्थंकर रटने बैठ जाइए। पहले तीर्थंकर, दूसरे तीर्थंकर, 23वें और 24वें, ये तीर्थंकर आपको पता होना चाहिए और इनका जो सिंबल है वो पता होना चाहिए। ऐसा मत करिएगा पूरे 24 की 24 याद करने बैठ जाइए। तो 24वें तीर्थंकर की बात करें तो इनका जो है क्या है सिंबल, महावीर स्वामी जी की बात करें तो इनका सिंबल लायन है। तो ये चीज़ें पढ़ लीजिएगा। पहले तीर्थंकर का सिंबल बुल है। तो ये चीज़ें जो है आपको पढ़ना है, बहुत डीप में नहीं पढ़ना है। दूसरा, जैनिज्म को पैटर्नाइज किया था बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने यहां पर सलेखाना क्या किया था, सलेखाना, सलेखाना का मतलब है फास्ट अनटू डेथ, सलेखाना। तो सलेखाना जो है ये आपको याद रखना है कि ये कहां पे किया, ये किया श्रवण बेलगोला में। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वही सिर्फ आपको पिक करने हैं। जैनिज्म में पूछा सकता है कौन से जैनिज्म को किसने पैटर्नाइज किया। जैसे जैनिज्म के दो सेक्ट बने, एक तो आपका श्वेतांबर बन गया, श्वेतांबर को पैटर्नाइज किया स्थूल ने, और दिगंबर की बात करें दिगंबर का भद्रबाहु। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें आपको पता होना चाहिए। दिस इज व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन। बिल्कुल की एरिया में आपको फोकस करना है जैनिज्म बुद्धिज्म में। तो आई थिंक एंशिएंट में देखा जाए तो ये है। फिर मौर्यन डायनास्टी में आपको थोड़ी पढ़ लीजिएगा। मौर्यन डायनास्टी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हैं सिर्फ उतना ही पढ़ना है, बहुत ज्यादा डीप में सारी चीजें रटने मत लग जाएगा। मॉडर्न डायनास्टी में क्या क्या किसके टाइम पीरियड में क्या हुआ ये थोड़ी सी आप पढ़ सकते हैं, दैट्स ऑल। एंशिएंट पढ़ने का, वैसे यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप एंशिएंट इंडिया पढ़ने का एक और तरीका मैं आपको बताता हूं। आप प्रेफर कर सकते हैं बेसिकली तमिलनाडु की एनसीईआरटी, पतली सी एनसीईआरटी है, वो काम कर जाएगी पार्ट 1 पार्ट 2। तो पार्ट 1 में देखा जाए तमिलनाडु एनसीईआरटी में यहाँ पर प्रॉपरली यदि आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं तो वहां पर एंशिएंट और मिडिवल दोनों एक ही किताब में कवर कर दिया है, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं इन केस यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम। अदरवाइज आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप लुसेंट पढ़िए। मैं एनसीईआरटी पढ़ने का सजेशन अभी नहीं दूंगा चूंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरी एनसीईआरटी पढ़ने लग जाइए। बट इन केस यदि आपने पहले पढ़ा है तो रिवीजन करने के लिए बेस्ट है, रिवीजन करने के लिए एनसीईआरटी बेस्ट है यदि आपने पहले से एक बार पढ़ रखा है। तो एंशिएंट का ये पोर्शन हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया। हालांकि एंशिएंट में बहुत कुछ अभी डिस्कस करना है, लेकिन आई थिंक जो इंपॉर्टेंट एरिया है आप उसको ज्यादा फोकस करिए जिससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट डायनास्टीज हैं थोड़ा सा आपको याद रखना है। जैसे विजयनगर एम्पायर में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डायनास्टी, जैसे संगम है, तुलु है, अराविदु है, तो ये थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। इसके अलावा देखा जाए तो हमारा यदि हम बात करें मुगल पीरियड की तो मुगल पीरियड पढ़ लीजिएगा, सल्तनत वंश पढ़ लीजिएगा। तो यहां पे आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ यही पढ़ना है कि बेसिकली कौन सी डायनास्टी पहले थी, कौन सी डायनास्टी बाद की थी, है ना। और बहुत ज्यादा डीप में मत पढ़ने लग जाएगा कि किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया, बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, डू नॉट गो दैट डीप। यहां पे मराठा एम्पायर से क्वेश्चन आजकल ज्यादा पूछाते हैं, तो मराठा एम्पायर में थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि मराठा एम्पायर में कुछ महत्वपूर्ण चीजें स्टार्ट की गई थी जिसको आप याद रखना है। छत्रपति शिवाजी जो हैं पहले छत्रपति थे, तो ये तो आप लोग जानते ही हैं। मराठा के साथ में जो मराठाओं के साथ में जो पेशवा साम्राज्य का उदय हुआ तो उसको भी आप पढ़ लीजिएगा थोड़ी सी, दिस इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो ये रहा आपका मेडिवल का पोर्शन। तो मेडिवल में मुगल मराठा थोड़े ज़्यादा फोकस करेगा, साथ में विजयनगर एम्पायर को फोकस कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे कौन कौन सी डायनेस्टीज हैं। कुछ महत्वपूर्ण टेम्पल्स में थोड़ा पढ़ लीजिएगा यहाँ पर कि कौन कौन से टेम्पल्स, द्रविड़न स्टाइल क्या होती है, नागर शैली ऊपर की होती है, नागर शैली हमारे नॉर्थ इंडिया की होती है, इसके बाद वेसर शैली होती है, उसका द्रविड़न शैली होती है। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट एरिया जहां से क्वेश्चन आमतौर पर पूछाते हैं। तो इसमें क्या होता है नागर शैली, वेसर शैली, द्रविड़न शैली में टेम्पल का आर्किटेक्चर क्या होता है, ठीक है। तो ये चीजें आप पढ़ लीजिएगा, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट वन। इसमें कुछ आपको याद रखना है, मराठा एम्पायर जब पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ एडमिनिस्ट्रेशन वाली चीजें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कुछ प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं, तो इसमें आपको पढ़ना है। जैसे सलेखाना, सॉरी यहाँ पे सरदेशमुखी क्या होती है, तो सरदेशमुखी क्या होती है, चौथ क्या होता है, तो ऐसी चीजें जो है थोड़ी सी आपको पढ़ना है। सरदेशमुखी क्या होता है, चौथ क्या होता है, तो ये चीजें सरदेशमुखी में आपको पता होना चाहिए 25% होता है, चौथ में 10% होता है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली ये चीजें होती क्या हैं, ठीक है। तो मेरा कहना ये है कि पढ़ाई करते वक्त आपको फोकस करना है मेनली जो जर्नल एरिया है, जो काफी इंपॉर्टेंट एरिया है, उसे फोकस करना है। आपको यहां वहां ज्यादा नहीं भटकना है। दिस इज व्हाट यू हैव टू फोकस इन द स्ट्रेट फॉरवर्ड एरिया। तो ये तो रहा एंशिएंट और मेडिवल में। तो एंशिएंट मेडिवल में आप टाइम को थोड़े वाइजली इस्तेमाल करेगा। इसके बाद आता है आपका मॉडर्न। तो मॉडर्न में पॉसिबिलिटी है कि तकरीबन 6 से 7 क्वेश्चन आपके मॉडर्न से आएंगे, इसलिए मॉडर्न को ज्यादा फोकस करना है। 9th और 20th सेंचुरी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन जो है
देखिए, इसमें देखा जाए धार्मिक सुधार आंदोलन में जैसे कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन चलाए गए, स्पेशली राजा राम मोहन राय साहब की बात करें, ब्रह्म समाज है, आर्य समाज, तो इसको थोड़ी सी ढंग से पड़ेगा। ब्रह्म समाज, आर्य समाज है, इसके अलावा प्रार्थना समाज है, ढेरों सारे जो समाज हैं ऐसे स्टार्ट किए गए थे। तो यहाँ पे सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन में जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किए गए, तकरीबन मैं कहूँगा 14 से 15 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो इनको थोड़ी सी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, किसने स्टार्ट किया, किस रीजन में स्टार्ट किया गया, ये पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन। इवली धार्मिक सुधार आंदोलन में, सामाजिक सुधार आंदोलन में एक ऐसे भी महत्वपूर्ण आंदोलन है जैसे कि आप कह सकते हैं कि ज्योतिबा फुले, इन्होंने भी बेसिकली बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। समाज में जो बुराइयां व्याप्त थी, जो डिफरेंसेस थे, डिस्क्रिमिनेशन था, उसके लिए इन्होंने प्रॉपर्ली सतयुग समाज की स्थापना किया। तो ऐसी चीज़ों को भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा। इनकी जो वाइफ हैं उनका नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम तो आपको प्रॉपर्ली आपके सिलेबस में मिलेगा एमपीपीएससी मेंस में। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है कि बेसिकली किसने क्या स्टार्ट किया, कौन से कंट्रीब्यूशन किया गया। लेकिन थोड़ी सी पढ़ाई करते वक्त थोड़ी ट्राइबल रिवोल्ट में भी आप याद रखिएगा, ट्राइबल रिवोल्ट जो भी है ब्रिटिश टाइम में, उसको भी थोड़ी सी आपको फोकस करना है, ठीक है। तो उस आंदोलनों में, सामाजिक सुधार आंदोलनों में जो महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किए, 14-15 ऑर्गेनाइजेशन हैं, एटलीस्ट इनको आप पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। हो सके तो एक कॉपी में नोट डाउन कर लें और उसी को बार बार देखें, तो ये बेस्ट तरीका है याद रखने का। इसमें देखा जाए स्वतंत्रता संघर्ष, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो यहां पर स्वतंत्रता संघर्ष के टाइम में जो महत्वपूर्ण आंदोलन हुए, जैसे कि हम कह सकते हैं चंपारण सत्याग्रह से शुरुआत, माने, या चंपारण तो हालांकि गांधीयन टाइम के बाद की बात है, लेकिन इनके पहले जो महत्वपूर्ण आंदोलन हुए उनको भी आपको याद रखना है। जैसे कि आप कह सकते हैं ब्रिटिश टाइम में 1905 में जब करजन ने पार्टीशन किया, तो 1905 के बाद में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट हुई है। जैसे कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई, यहाँ पर बेसिकली ये चीज़ें जो स्टार्ट की गई, इसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। इन चीज़ों को थोड़ी सी आपको याद रखना है जो आंदोलन चलाए गए उस टाइम पे। हालांकि रियल जो स्पीड मिला वो मिला बेसिकली गांधी जी के आने के बाद में, बट फिर भी आपको इस एरिया में फोकस करना है। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे आते हैं। कुछ चीज़ों को और भी फोकस करना है। यहाँ पर एक पॉइंट और भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो सेशंस हैं वो कई बार पूछे जाते हैं, तो कोशिश ये करिएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण सेशन है उनको पढ़ लें। जैसे कि 1907 सेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर गर्म दल और नरम दल जो है एक अलग हो गए, और यहाँ पर प्रिजाइड किसने किया था, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बेसिकली जो प्रिजाइड तो चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो तिलक साहब थे वो गर्म दल के नेता थे, तो उन्होंने बेसिकली अलग कर दिया। तो दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे आपको याद होगा 1916 का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट, लखनऊ पैक्ट। इसमें देखा है तो मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस ने एक पैक्ट किया, तो यहाँ पे किसने प्रिजाइड किया, तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे गांधी जी को इन्वाइट किया चंपारण सत्याग्रह के लिए, तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो आपको याद रखनी है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण हुए 1939 का सेशन, 1939 का त्रिपुरा सेशन। यहाँ पे गांधी जी और नेताजी के बीच में मतभेद हो गए, और मतभेद होने के कारण फिर नेताजी ने रिजाइन कर दिया, और रिजाइन करने के बाद उन्होंने फिर अपना खुद का सेटअप स्टार्ट किया। तो पॉइंट ये है यहाँ पर कि जो महत्वपूर्ण कांग्रेस के सेशन है, जैसे 1885 का सेशन, इसको तो आपको याद रखना ही है, WC बनर्जी का। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इसको आपको याद रखना है। यदि आप इन चीजों को याद कर पाए तो काफी बेनिफिट मिलेगा। कांग्रेस के सारे सेशन आपको याद करने नहीं बैठ जाना है, आपको जो महत्वपूर्ण सेशन है उसमें ज्यादा फोकस करना है, और यही एक वाइज डिसीजन होता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है उसी को बार बार स्ट्राइक करें, और वहां से क्वेश्चन आते हैं और आपसे बन जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन में तो ऑब्वियस सी बात है, जो बाकी भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किए गए उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी रखना है अपने को। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण पुनर्गठन, तो एकीकरण पुनर्गठन में आपको यहाँ पे हालांकि बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना होता है, लेकिन जैसे कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे पार्ट ए स्टेट बने, पार्ट बी स्टेट बने, पार्ट सी स्टेट बने, इसमें कौन कौन से थे, मध्य प्रदेश में कौन कौन से थे, इसको आप पढ़ सकते हैं। आप ये पढ़ सकते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश की कौन कौन सी जो रियासतें हैं वो ऐसे शामिल हुई। पार्ट डी स्टेट में कौन सा था, पता होना चाहिए, अंडमान निकोबार पार्ट डी स्टेट में था। हमारे मध्य प्रदेश में केंद्रीय प्रांत और बेरार पार्ट ए में है, मध्य भारत पार्ट बी में था, पार्ट सी में विंध्य प्रदेश और हमारा भोपाल था। तो ये चीज़ें थोड़ी आपको पढ़नी है। इसके बाद भारत में रिऑर्गेनाइजेशन हुआ, या जमींदारी एबोलिशन एक्ट लाया गया, लैंड सीलिंग एक्ट लाया गया। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट जो आए आज़ादी के बाद में, तो उसको थोड़ी सी आप लोग पढ़ लीजिएगा। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। यहाँ पे यही पढ़ सकते हैं आप लोग कि आज़ादी के बाद में ब्रिटिश कितनी प्रांतें थी, प्रांत 11 प्रांत थे, 11 मेन प्रांत थे जिनको हमने यूनाइट किया। इसके बाद बहुत सारी रियासतें थी, उनको हमने यूनाइट किया। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको पढ़नी है।
ये पढ़ सकते हैं आप लोग, मध्यदेशी कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कौन सी रियासत ने विलय पत्र में हस्ताक्षर कब किए। तो बहुत ज़्यादा याद रखना है, तो आपको हमारे मध्य प्रदेश के जो 4 स्टेट्स है बेसिकली, तो आप इनका देख सकते हैं कि विलय पत्र में इन्हें हस्ताक्षर कब किए। दिस इज व्हाट यू कैन स्टडी। जैसे रीवा के जो राजा हैं उन्होंने कब साइन किया, ग्वालियर के राजा ने कब साइन किया, बेसिकली होलकर राजाओं ने कब साइन किया, भोपाल के राजाओं ने कब साइन किया विलय पत्र में। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप देख सकते हैं, बिकॉज कई बार यहाँ पर पूछ ले आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो आई थिंक दिस द बेस्ट यू कैन डू। तो मेरा अंदाजा आप समझ चुके होंगे बेसिकली कहाँ कहाँ किसको फोकस करना है आप लोगों को। प्राचीन मध्यकालीन भारत में आपको फोकस करना है इंडस वैली, इसके अलावा आपको फोकस करना है बेसिकली बुद्धिज्म जैनिज्म को ज़्यादा फोकस करेगा, बिकॉज वहाँ से क्वेश्चन पूछे आते हैं। इसके अलावा मौर्यन डायनास्टी, मौर्यन एम्पायर, या जो महत्वपूर्ण जो महाजनपद हैं उनको थोड़ी सी आप फोकस करेंगे। इसके अलावा जो 19वीं और 20वीं सेंचुरी की बात करें तो यहाँ पर जो सुधार आंदोलन हुए, जैसे कुछ महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन जो हमने स्टार्ट किए उनको आपको पढ़ना है। कुछ फेमस इवेंट थे जिनको आप याद रखना है। कुछ इवेंट्स जैसे हैं जिनकी आपको डेट याद रखनी होती है, जैसे चरण पादुका अभियान, चरण पादुका हत्याकांड। तो आपको चरण पादुका हत्याकांड, हालांकि वो मध्य प्रदेश का है, लेकिन आपसे पूछा सकता है जलियांवाला कांड कब हुआ, जलियांवाला कांड कब हुआ। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण जो इवेंट बेस्ड चीजें हैं उनको आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और ये आपको याद रखनी है। जैसे जलियांवाला बोले तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ, बैसाखी। तो ये चीज़ें जो हैं आपको पूछी जाती हैं, तो इसको थोड़ी सी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। कुछ चीज़ें डेट भी आपको याद रखनी होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा डेट पे मत जाएगा, अदरवाइज आपको फैक्ट भूलने लग जाएंगे। सो फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया। ऑलराइट, तो आई थिंक डिस्कशन को मैं यहीं से वाइंड अप करता हूँ। आई थिंक आप समझ चुके होंगे बेसिकली भारत के इतिहास में कौन से एरिया को फोकस करना है। लेकिन यदि आप मॉडर्न इंडिया पढ़ना चाहते हैं तो मॉडर्न इंडिया पढ़ने के लिए आप प्रेफर कर सकते हैं स्पेक्ट्रम की बुक। स्पेक्ट्रम की जो किताब है वो काफ़ी अच्छी है, राजीव ओहेर सर की है, ये काफ़ी अच्छी किताब है, आप इसे पढ़ सकते हैं। यदि आपने मॉडर्न इंडिया एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं। या तो यदि इन केस आपको लगता है हैवी तो आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं, लूसेंट में भी काम हो जाएगा आपको। लेकिन कई बार कुछ चीज़ें जो है लूसेंट में नहीं दी रहती। हाँ, इसमें हिस्ट्री पढ़ते वक्त आपको थोड़ी याद रखना है, इसमें हालांकि दिया तो नहीं है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जो एक्ट्स हैं जैसे मोरले मिंटो रिफॉर्म्स है, मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है, ये चीज़ें थोड़ी पढ़ लीजिएगा। इसमें मैं आपको एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो पढ़ना है आपको। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि सती एबोलिशन एक्ट कब लाया गया, किसके टाइम में लाया गया। तो सती एक्ट कब लाया गया, ये लाया गया आपका 1829 में। आपसे पूछा जा सकता है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लाया गया, ये किसके टाइम में लाया गया। तो आपको वो बेसिकली गवर्नर जनरल या वाइसराय जो उस समय थे रिस्पेक्टिव तरीके से उनका नाम भी याद रखना है, बिकॉज कई बार एग्जाम में पूछे जाने का प्रचलन है और कई बार यूपीएससी या पीएससी जैसे एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो आप लोगों को एक्ट तो याद रखना है, साथ में आपको ये भी याद रखना है कि कौन से गवर्नर जनरल के टाइम में हुआ, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑलराइट, तो आई थिंक ये रहा हमारा हिस्ट्री का एक ब्रीफ डिकोड। तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे। यदि आपके पास कोई फर्दर क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट करके जरूर पूछें, आई वुड लव टू रिप्लाई योर क्वेश्चंस। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसका नाम है आपका लर्न सर्विसेज। तो लर्न सर्विसेज नाम का टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पर जो क्लासेस के लिंक है हमारी वो भी आप पा सकते हैं, या हमारे प्लस कोर्सेज की जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8826033084। दिस ऑल अबाउट दैट। डिस्कशन को वहीं से वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं फिर। बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर, थैंक्स सो मच।